सुबह बखैर, सलाम है। प्रोग्राम जागो लाहौर के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। उम्मीद है कि आप सब लोग जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, सितंबर के महीने का आगाज हुआ है जी एक अच्छी खबर के साथ, और खबर ये है कि वजीर आजम साहब ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी मुस्तरद करवा दी है। और कहा गया है वजीर आजम साहब पाकिस्तान की जानिब से कि अवाम पर मजीद बोझ नहीं डाला जा सकता, जबकि ओगरा की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजमूई तौर पर करीबन 10 रुपए तक बढ़ाने की तजावीज़ पेट्रोलियम डिवीजन को इरसाल की गई थी। पेट्रोल की कीमत तो बढ़ने से बच गई, लेकिन बदकिस्मती से अवाम महंगाई से नहीं बच पा रही, क्योंकि महंगाई का तोड़ यूटिलिटी स्टोर जिनका नारा है उनकी जानिब से मुख्तलिफ अशियाए ज़रूरिया की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। टमाटो केचप, डिश वॉशिंग सोप, शैम्पू, नूडल समेत दीगर अशियाए ज़रूरिया महंगी कर दी गई हैं। जबकि आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान लाहौर के दौरे पर भी आने वाले हैं। अहम मुलाकातें भी होंगी, 2 साला कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। इन तमाम मामलात पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ ग़ज़ा और ग़ज़ाइयत की बात करेंगे। जोहा सोहेल हमारे साथ मौजूद होंगी, जिनसे आज हमने जान लिया जी गोश्त की अफादियत, जिसमें चाहे वो बकरे का गोश्त है, बछड़े का है, चिकन है, फिश है, उसके हवाले से हमें ग़ज़ाइयत साहब भी बताएंगी, फ़वाइद भी बताएंगी। जोहा, सबसे पहले हमें बताइए कि गोश्त खाने से हमारी बॉडी को क्या क्या फ़ायदे पहुँचते हैं, और अगर हम ज़्यादा खा लेते हैं तो फिर नुकसान क्या होता है? अच्छा सिद्रा, गोश्त के अफादत के हवाले से जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर जो ग़ज़ाई अज्जा मौजूद हैं, सबसे पहले इसमें हमारे पास प्रोटीन्स मौजूद हैं। प्रोटीन हमारे पास एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है जो हमें एक ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन कंज्यूम करने से हमारे मसल बिल्डिंग बहुत अच्छी होती है, हमारे पट्टे जो है वो बहुत अच्छे तरीके से बिल्डअप होते हैं। बॉडी की इम्यूनिटी के लिए, क़ुव्वत मुदाफ़ित के लिए प्रोटीन्स का होना बहुत ज़रूरी है। हमारी बॉडी में जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स ने ट्रांसपोर्ट होना होता है खून के अंदर, उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो ट्रांसपोर्टर्स ज़रूरी होते हैं वो भी प्रोटीन्स के ही बने हुए होते हैं। तो इसलिए प्रोटीन का अगर हम इस्तेमाल करते हैं जो गोश्त के थ्रू में मिलती है, उसके थ्रू हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होती है। इसके अलावा गोश्त में हमारे पास विटामिन B12 और आयरन एक बहुत अच्छी अमाउंट में मौजूद है। वो लोग जिनको विटामिन B12 की कमी की वजह से खून की कमी हो रही होती है, या वो लोग जिनको आयरन की कमी की वजह से खून की कमी हो रही होती है, वो अनेमिक हो रहे होते हैं, अगर वो गोश्त का इस्तेमाल करते हैं तो चाहे उन्हें विटामिन B12 डिफिशिएंसी एनीमिया है या उन्हें आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है, इन दोनों को ख़त्म करने के लिए जब वो गोश्त का इस्तेमाल करेंगे तो इसके थ्रू भी वो इस मसले से निजात हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा गोश्त में हमारे पास फास्फोरस मौजूद है। फास्फोरस एक ऐसा मिनरल है जो हमारी हड्डियों की सेहत के लिए, हमारे दांतों की सेहत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फास्फोरस का इस्तेमाल गोश्त के थ्रू करते हैं तो हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा मुफीद है। गोश्त में इसके साथ साथ हमारे पास जिंक मौजूद है। जिंक एक ऐसा मिनरल है जो क़ुव्वत मुदाफ़ित के लिए भी बहुत बेहतरीन है। इसके अलावा बहुत से लोगों में आपने देखा होगा कि उम्र के साथ साथ तो नहीं, लेकिन उम्र से पहले प्री मेच्योर एजिंग में उनके बाल जो हैं वो ग्रे होना शुरू हो जाते हैं, ग्रे होने के बाद वो वाइटिश होना शुरू हो जाते हैं। तो उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए जो अभी 20-30s में होते हैं और उनके बाल जो है वो ग्रेइंग की तरफ जा रहे होते हैं, अगर वो जिंक का इस्तेमाल गोश्त के थ्रू करते हैं तो वो इस मसले से भी बच जाएंगे। इसके अलावा गोश्त में हमारे पास वाटर सॉल्युबल विटामिन्स छोटी छोटी अमाउंट्स में मौजूद होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन्स एक अच्छे अमाउंट में मौजूद होते हैं। तो गोश्त हमारे पास बहुत अच्छे विटामिन्स का, मिनरल्स का, न्यूट्रिएंट्स का एक बहुत अच्छा जरिया है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि अगर हम गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल कर लें तो हमारी बॉडी को किस तरह से नुकसान हो सकता है। हर चीज़ का जब हम एतदाल में इस्तेमाल नहीं करेंगे, बैलेंस अमाउंट में इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो वो हमारी बॉडी के लिए मुज़र साबित होती है। इसी तरह से जब हम अपनी मैदे की कैपेसिटी से ज़्यादा, उसकी गुंजाइश से ज़्यादा उसमें चीज़ें ऐड ऑन करेंगे, उसमें गोश्त ऐड ऑन करेंगे, तो वो उसको हजम नहीं कर सकेगा। गोश्त में मौजूदा प्रोटीन्स अगर हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खा लें, हमारा मैदा उसको हजम नहीं कर पाता और वो डायरिया के फॉर्म में उसको जल्दी से बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि मैदे के अंदर मौजूदा जो HCl है वो प्रोटीन्स को हजम करने में अहम किरदार अदा करता है। लेकिन जब HCl की अमाउंट कम होगी और प्रोटीन ज़्यादा कंज्यूम कर लेंगे तो उसको वो हजम नहीं कर सकेगा और वो बहुत जल्दी आंतों के थ्रू बाहर निकल जाएगा। इसके अलावा बहुत से लोगों में गोश्त की ज़्यादा मिकदार खाने की वजह से एसिडिटी का मसला, सीने में जलन का मसला, वॉमिटिंग, नोजिया का मसला ज़्यादा नज़र आता है। उसके पीछे बेसिक रीज़न क्या है कि गोश्त में हमारे पास चिकनाई की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है। जब स्पेसिफिकली हम लोग मटन बीफ की बात करते हैं तो उन दोनों में हमारे पास चिकनाई का कंटेंट, फैट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि चिकन में हमारे पास ऐसा होता है कि मीट के ऊपर फैट लगा हुआ नज़र आ रहा होता है, लेकिन मटन बीफ में क्या होता है कि फैट एक तो ऊपर भी लगा हुआ नज़र आ रहा होता है और दूसरा उसकी जो लेयर्स है उसके अंदर उसकी मार्बलिंग होती है, फैट विद इन द लेयर्स भी लगा हुआ होता है। तो जब हम मटन बीफ कंज्यूम करते हैं ज़्यादा क्वान्टिटी में, हमारे मैदे में जब वो जाता है तो चिकनाई की वजह से मैदे से खाने ने जब इंटेस्टाइन्स की तरफ जाने तो वो टाइम रुक जाता है। चिकनाई जो है वो मैदे से आंतों की तरफ जाने का जो वक्त है उसको डिले कर देती है। खाना नीचे जाने के बजाय फिर
इसोफेगस में आता है, खुराक की नाली में आना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से पेशेंट्स जो हैं वो एसिडिटी की शिकायत करते हैं। क्योंकि जब मैदे के कंटेंट्स जो एसिड के अंदर होते हैं, जब वो आपकी इसोफेगस में आएंगे तो वहां पर वो तेजाबियत करेंगे, लोग सीने की जलन के साथ आते हैं। इसके साथ साथ जब वो यहाँ तक फूड आपके इसोफेगस तक आएगा, खुराक के नाले तक, उसके बाद वो मुंह में आएगा और आपको वॉमिटिंग की शिकायत होगी। तो ये दोनों कंडीशंस बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं कि डायरिया का हो जाना, वॉमिटिंग का हो जाना, गोश्त की ज़्यादती की वजह से दोनों सिचुएशंस ठीक नहीं है। और आजकल जिस तरह से मौसम भी ऐसा है जिसमें टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है और डिहाइड्रेशन बॉडी में बहुत ज़्यादा हो रही होती है, तो अगर आपकी बॉडी के थ्रू वॉमिटिंग भी शुरू हो जाएगी और डायरिया का मसला भी आ जाएगा, डिहाइड्रेशन वैसे ही बहुत ज़्यादा हो रही है, तो स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नमकियात लॉस हो रहे होते हैं और बॉडी वीकनेस की तरफ जा रही होती है। तो कोशिश ये करें कि अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग गोश्त का इस्तेमाल करें ताकि आप इससे भरपूर तरीके से अफादियत हासिल कर सकें। ठीक है जोहा, आपने इतने सारे नुकसानात बता दिए हैं कि अगर गोश्त बेजा और बहुत ज़्यादा खाया जाएगा तो ये नुकसान हो सकते हैं। अब हमें बताइए कि क्वांटिटी क्या होना चाहिए, खाना कितना है हमने? अच्छा सिद्रा, गोश्त को कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है, क्योंकि हर इंसान की रिक्वायरमेंट दूसरे इंसान से वेरी करती है। और अब जैसे ईद कुर्बान भी गुजरी है, लोग बहुत ज़्यादा गोश्त कंज्यूम कर रहे हैं, तो जो उनके लिए ठीक नहीं है। जनरली जो एक हेल्दी इंडिविजुअल है, जिसको किसी किस्म का कोई डिसऑर्डर नहीं है, जिसको ब्लड प्रेशर नहीं है, यूरिक एसिड का मसला नहीं है, किडनी का कोई इशू नहीं है, हाइपरटेंशन नहीं है, डायबिटीज़ का मसला नहीं है, वजन की ज़्यादती का इशू नहीं है, ऐसे लोग एक दिन में 3 आउंस गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 आउंस गोश्त आपकी हथेली के साइज जितना गोश्त होता है, लेकिन जिस तरह से भी ईद का मौका गुजरा है तो एक दिन में आप 3 से 6 आउंस गोश्त का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो एक हेल्दी इंडिविजुअल है। लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके लिए फिर प्रॉब्लम्स लेके आएगा, जिसमें एसिडिटी का मसला, डायरिया का मसला, वॉमिटिंग का इशू पेशेंट्स में ज़्यादा नजर आएगा। तो कोशिश ये करें 3 से 6 आउंस एक हेल्दी इंडिविजुअल एक दिन में कंज्यूम कर सकता है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं कि ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स, शुगर के मरीज एक दिन में कितना बड़ा छोटा गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वैसे जो शुगर के पेशेंट्स हैं, जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, उनको बड़ा छोटा गोश्त रिकमेंड इतना ज़्यादा नहीं किया जाता, सिर्फ महीने में 2 से 3 बार रिकमेंड किया जाता है, उनके शुगर लेवल्स को देखते हुए, उनकी लिपिड प्रोफाइल को देखते हुए, कितनी ज़्यादा चिकनाई है उनके ब्लड के अंदर। तो अगर इन लोगों ने गोश्त का इस्तेमाल करना है तो कोशिश ये करें कि वो वाला मीट का कट इस्तेमाल करें जिसमें फैट ना हो, जिसमें से फैट उसका रिमूव कर दिया गया हो। यूजुअली जो बकरे की रान या उसकी दस्ती वाला पोर्शन होता है वहाँ पर हमारे पास फैट कंटेंट कम होता है। तो कोशिश ये करें कि अगर शुगर के पेशेंट्स ने या ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स ने इसका इस्तेमाल करना है तो उनका इस्तेमाल करें, लेकिन वो 2 से 3 आउंस गोश्त का इस्तेमाल एक दिन में करें और एक दिन का वक्फा देकर फिर 2 से 3 आउंस अगले दिन इस्तेमाल करें। इतना ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि मटन बीफ में हमारे पास सैचुरेटेड फैट्स होते हैं जो हमारे खून के शरियानों में जाकर जम जाते हैं, और इन दोनों पेशेंट्स के लिए ये चीज़ ठीक नहीं है। क्योंकि शुगर के पेशेंट्स में भी हमारे जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो बढ़ रही होती है, यानी कि सेल्स के ऊपर जो इंसुलिन को अंदर लेके आने वाले जो रिसेप्टर होते हैं उनके ऊपर फैट आके जम जाता है, जिस वजह से इंसुलिन अंदर नहीं आ पा रही होती। इसी तरह से हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स में खून के शरियाने चिकनाई की वजह से ब्लॉक हो रही होती है, ब्लड जो है वो मुश्किल से पास ऑन कर रहा होता है। तो कोशिश ये करें कि ऐसे कट्स का इस्तेमाल करें जिसमें फैट कंटेंट कम हो और जितनी क्वांटिटी आपको बताई गई हो उसके अकॉर्डिंग इस्तेमाल करें। इसके अलावा जब हम बात करते हैं अर्थराइटिस के पेशेंट्स के बारे में, यूरिक एसिड के पेशेंट्स के बारे में कि वो एक दिन में कितना गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं, यूरिक एसिड के पेशेंट्स को, अर्थराइटिस के पेशेंट्स को कोशिश ये करनी चाहिए कि गोश्त को जनरली वो रिकमेंड को नहीं किया जाता, क्योंकि इससे प्यूरिन का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। प्यूरिन जितनी ज़्यादा ऐसे लोग कंज्यूम करेंगे उनका यूरिक एसिड बढ़ेगा। और कोशिश ये करें कि ऑर्गन मीट्स जिसमें कलेजी है, गुर्दे हैं, उसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा प्यूरिन मौजूद है और प्यूरिन इन पेशेंट्स के लिए ठीक नहीं होती। लेकिन अगर इन्होंने गोश्त इस्तेमाल करना है तो 1 से 2 आउंस का जो पीस है वो एक दिन में ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ज़्यादा इस्तेमाल ना करें ताकि उनकी जो बॉडी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट्स ना आ सकें। ठीक है जोहा, हमें ये भी बताइए कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अक्सर शिकायत करते हैं कि वक्त की किल्लत है, एक ही बार बहुत सारा गोश्त लाके फ्रीज कर लेते हैं। हमें ये बताइए कि अगर गोश्त फ्रीज करना है तो उसे कितने दिन के अंदर अंदर इस्तेमाल कर लेना चाहिए? बिल्कुल सिद्रा, ईद कुर्बान के बाद लोगों ने अपने फ्रीजर्स के अंदर बहुत ज़्यादा गोश्त की क्वांटिटी को स्टोर कर लिया है और 6, 7, 8 महीने तक इसको इस्तेमाल करेंगे ताकि ज़्यादा टाइम के लिए गोश्त उनके पास अवेलेबल रहे, जो कि एक ठीक प्रैक्टिस नहीं है। गोश्त को जब आप फ्रीज करते हैं तो उसके बाद 28 से 30 दिन का जो अरसा है उसमें इसको कंज्यूम कर लिया जाए, इससे ज़्यादा इसको फ्रीज ना रखा करें। क्योंकि जब हम गोश्त को बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए फ्रीज करते हैं, लंबे अरसे के लिए फ्रीज करते हैं, तो उसके बाद उसका जो जायका है वो ख़राब हो जाता है। जब गोश्त का जायका ख़राब होता है तो लोग उसको ठीक करने के लिए उसके अंदर इजाफी चीज़ें ऐड करते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा मसाला ज़्यादा ऐड करते हैं, नमक ऐड करते हैं, जो उनकी सेहत को फिर नुकसान पहुँचाते हैं।
तो कोशिश ये करें कि जब आप गोश्त को फ्रीज कर रहे हैं तो उसको 28 से 30 दिन के अरसे के अंदर आप उसको कंज्यूम कर लें। इसके अलावा जब हम फ्रीज कर रहे होते हैं गोश्त को, तो एक कॉमन जो प्रैक्टिस यहाँ पर की जाती है जो कि ठीक नहीं है, उसको अवॉइड करें कि गोश्त को कभी भी धोकर फ्रीज ना करें। आपने गोश्त में से प्रॉपर्ली खून उसका रिमूव कर लेना, क्योंकि जब गोश्त के अंदर खून ज़्यादा अरसे के लिए रहेगा तो वहाँ पर बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करेंगे, जो कि ठीक नहीं है। उसका खून प्रॉपर्ली रिमूव कर लें और उसको ग्लास से कंटेनर में, शीशे के बर्तन में उसको आप स्टोर कर लें। बड़े बड़े पैकेट्स आप गोश्त के ना बनाएं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग ये प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कि गोश्त का बहुत बड़ा पैकेट बना लेते हैं और उसको डीफ्रॉस्ट करते हैं, जितना चाहिए होता है उसको यूज़ करते हैं, बाकी दोबारा डीफ्रॉस्ट कर देते हैं, जो कि एक ख़राब प्रैक्टिस है। आपने उसको बगैर धोए उसको छोटे कंटेनर्स में, शीशे के बर्तन में उसको स्टोर करें, प्लास्टिक के बर्तन में या प्लास्टिक के शॉपर्स में उसको स्टोर ना करें, और एक वक्त में जितना बनाना है उतनी अमाउंट में उनको इन कंटेनर्स में स्टोर करें। शीशे के बर्तन में जब स्टोर करते हैं तो गोश्त के ऊपर जो प्लास्टिक की वजह से आने वाले जो कैंसर वाले कंपाउंड है वो नहीं आ पाते, क्योंकि प्लास्टिक में ऐसा होता है कि जब गोश्त को हम डीफ्रॉस्ट करते हैं, जब उसको हम थॉ करते हैं पानी के नीचे, तो क्या होता है कि पानी और जब जो आपका प्लास्टिक बैग है उसके अंदर जो मौजूदा कैंसर वाले सब्सटेंसेस हैं वो गोश्त के अंदर चले जाते हैं, जो गोश्त की अफादियत को ख़राब करते हैं। तो कोशिश ये करें कि गोश्त को शीशे के बर्तन में स्टोर करें और उसको प्लास्टिक के कंटेनर्स में या प्लास्टिक शॉपर्स में उनको स्टोर ना करें। इसके अलावा हमारे घरों में और वैसे जो रेजिडेंशियल फ्रीजर्स होते हैं उनका एक जो फ्रीजिंग प्रोसीजर है उस पर स्लो फ्रीजिंग है, जबकि जो कमर्शियली यूज़ होते हैं उसमें क्विक फ्रीजिंग का मेथड यूज़ किया जाता है। जितनी ज़्यादा फ्रीजिंग क्विक होगी वो उतना ज़्यादा बेनिफिशियल है। घरों में जब हम गोश्त को फ्रीज करते हैं तो वो 2 से 4 घंटे लगाने में गोश्त को फ्रीज करते हैं, जबकि जब कमर्शियली फ्रीजर्स होते हैं उसमें 1 से 2 घंटे के अंदर गोश्त प्रॉपर्ली फ्रीज हो जाते हैं। स्लो फ्रीजिंग में क्या होता है कि गोश्त जब फ्रीज हो रहा होता है तो उसके ऊपर आइस क्रिस्टल्स बन रहे होते हैं, और छोटा क्रिस्टल नहीं बनता स्लो फ्रीजिंग में। घरों के फ्रीजर्स में आपने देखा होगा गोश्त के ऊपर बड़े बड़े आइस क्रिस्टल्स बन रहे होते हैं। जितना बड़ा आइस क्रिस्टल गोश्त के ऊपर बनेगा, जब उसको आप पिघलाएंगे, उसको डीफ्रॉस्ट करेंगे, तो उस आइस क्रिस्टल के अंदर एक तो पानी भी निकल जाएगा और दूसरा गोश्त के अंदर जो मौजूदा न्यूट्रिएंट्स हैं, जो वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स हैं, वो भी इसके थ्रू निकल रहे होते हैं। और जो हमारी जो कमर्शियली प्रोसेसिंग होती है फ्रीजिंग, उसमें क्विक फ्रीजिंग होती है, उसमें पूरे गोश्त को एकदम फ्रीज कर दिया जाता है, उसमें छोटे छोटे आइस क्रिस्टल्स बनते हैं, जिस वजह से वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स का जो खारिज होना है वहाँ से वो कम हो रहा होता है। इसके अलावा जब आपने गोश्त को डीफ्रॉस्ट करना है तो उसमें एक जो मैल प्रैक्टिस यहाँ पर की जाती है वो ये होती है कि आप फ्रीजर से गोश्त निकालते हैं, उसको फ़ौरन से आप टैप वाटर के अंदर रख देते हैं, जो कि एक टेम्परेचर शॉक देता है गोश्त को, जो गोश्त के लिए बहुत ख़राब है। जब आपने गोश्त बनाना है तो उसको आप ओवरनाइट रेफ्रिजरेट करें, फ्रीजर से निकाल कर उसको फ्रिज के अंदर रखें, रेफ्रिजरेटर में रखें, उसको रेफ्रिजरेटर में डिफ्रॉस्ट करें। उसके बाद आप उसको बाहर निकालें ताकि उसके ऊपर एकदम जो फ्रीजर से फ़ौरन जो रूम टेम्परेचर का शॉक है वो ना आ सके। आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली उसको डिफ्रॉस्ट करें और उसके बाद उसको आप कंज्यूम करें। और धोने का जैसे शुरू में मैंने बताया कि आपने धो के फ्रीज नहीं करना, आपने जब उसको डीफ्रॉस्ट करना है उस वक्त आप उसको वॉश कर लें और उसको अपने जो अभी आप मील्स बना रहे हैं आप उसमें उसको डाल सकते हैं। ठीक है जोहा, अब हमें ये बताइए कि कुकिंग मेथड्स कितने इंपॉर्टेंट है। बेहतरीन, अगर हम गोश्त को अच्छे तरीके से फ़ायदा हासिल करने चाहते हैं तो बेहतरीन पकाने का तरीका क्या होगा? अच्छा सिद्रा, गोश्त को पकाने के बारे में जब बात करते हैं तो आजकल जिस तरह से बहुत ज़्यादा अमाउंट में गोश्त अवेलेबल है और लोगों को वैरायटी भी चाहिए कि हम इसको मुख्तलिफ अंदाज में कुक करें ताकि बहुत ज़्यादा वैरायटी भी आ जाए, लेकिन उसमें ऐसा है कि बहुत ज़्यादा ऐसे प्रोसीजर्स को अगर हम फॉलो करते हैं जो गोश्त की ग़िज़ाइयत को ख़राब करते हैं तो उससे फिर आपको फ़ायदा नहीं होगा। सिर्फ आपको जायका मिलेगा, बॉडी को जो फ़ायदे उससे होने, जैसे हमने अभी न्यूट्रिएंट्स डिस्कस किए उसके बारे में, तो वो आपको बॉडी को नहीं मिल सकेंगे। तो कोशिश ये करें कि गोश्त को बहुत ज़्यादा भूनने से, बहुत हाई टेम्परेचर में उसको पकाने से परहेज़ करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप गोश्त को तेज़ आग के ऊपर भूनते हैं, पकाते हैं, उससे उसके अंदर जो मौजूदा प्रोटीन है वो डीनेचर हो जाते हैं, उनका स्ट्रक्चर ख़राब हो जाता है। जब एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर ख़राब हो जाता है वो फिर वो अपना फंक्शन जो उसे देना होता है वो नहीं दे पाती। तो जब प्रोटीन अपना स्पेसिफिक फंक्शन नहीं दे पाएगी वो हमें अफादत नहीं मिल सकेगी। तो इसलिए गोश्त को बहुत ज़्यादा कुक करने से, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में भूनने से परहेज़ करें। इसके अलावा गोश्त को जब हम बॉईल करते हैं, स्टीम करते हैं, तो पानी जो गोश्त के अंदर बच जाता है उसको डिस्कार्ड ना करें, उसको आप ज़रूर यूज़ करें। कोशिश ये करें या तो आप उसको किसी ग्रेवी के अंदर ऐड ऑन कर लें, या अगर आप चावल बना रहे हैं तो उसको स्टॉक की फॉर्म में आप उन चावलों के अंदर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि गोश्त में हमारे पास कुछ ऐसे वाइटामिन प्रेजेंट होते हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, जो पानी के अंदर घुलने वाले होते हैं। तो जब हम गोश्त को पानी में बॉईल करते हैं या उसको स्टीम दे रहे होते हैं तो वो उसमें आ जाते हैं। तो जब वो उसमें आ जाएंगे तो गोश्त के अंदर से वो निकल जाते हैं। अब जब वो स्टॉक में वो आ जाएंगे तो कोशिश ये करें कि स्टॉक को अपनी किसी भी कुकिंग मेथड में आप उसको ज़रूर लेके आएँ, चाहे आप चावल बनाते वक्त लें या किसी ग्रेवी बनाते वक्त लें आएँ।
ताकि उसकी थोड़ा अफादियत हासिल कर सकें। इसके अलावा बारबेक्यू, अगर तो आप पूरा साल में बारबेक्यू नहीं कंज्यूम करते, सिर्फ ईद के मौके पर कंज्यूम करते हैं, तो उसका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर आप साल भी बारबेक्यू कंज्यूम करें, ईद के मौका पर आप और ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं क्योंकि गोश्त अच्छी ज़्यादा क्वांटिटी में आपके पास होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। क्योंकि जब हम गोश्त को बारबेक्यू करते हैं तो गोश्त के अंदर मौजूदा जो फैट है वो जब कोयले के साथ मिक्स होता है तो वो एक कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। वो एक ऐसे केमिकल में बन जाता है जो बॉडी को कैंसर का रिस्क बढ़ा देती है। तो जब आप उसको कंज्यूम करेंगे तो बॉडी में कार्सिनोजेंस आएंगे जो कैंसर प्रमोटिंग होते हैं, जिसकी वजह से लोगों में बड़ी आंतों को कैंसर का मसला या बॉडी में कोई और भी किसी ऑर्गन में कैंसर का जो रिस्क है वो बढ़ता हुआ नजर आता है। तो अगर आप बारबेक्यू का इस्तेमाल सिर्फ ईद के मौके पर कर रहे हैं तो उसमें कोई इतना इशू नहीं है, लेकिन अगर आप एनुअली बहुत ज़्यादा बारबेक्यू ले रहे हैं तो उसको अवॉइड करें। इसके अलावा गोश्त के अंदर हमारे पास इटसेल्फ बहुत ज़्यादा फैट मौजूद होता है। रेड मीट के अंदर, मटन बीफ में फैट बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है। तो अगर ड्यूरिंग कुकिंग भी आप उसमें घी ऐड कर रहे हैं, ऑयल ऐड कर रहे हैं, तेल डाल रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि उसका फैट कंटेंट और बढ़ जाएगा। और जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि गोश्त के अंदर मौजूद जो फैट है वो मैदे से इंटेस्टाइन की तरफ जो फूड ने जाना है, खुराक ने जाना है, उसको वो रोक के रखता है। जब मैदे में बहुत ज़्यादा अरसे के लिए खाना पड़ा रहेगा तो वो ऊपर की तरफ आएगा, वो रिफ्लक्स में आएगा, वो आपकी खुराक की नाली में आएगा, आपको तेजाबियत का मसला देगा। तो गोश्त में इजाफी चिकनाई उसकी कुकिंग के दौरान ऐड करने से परहेज करें। कोशिश ये करें कि गोश्त को उसके अपने फैट के अंदर, उसकी अपनी चिकनाई के अंदर कुकिंग करें ताकि ज़्यादा फैट ना जा सके, जिससे आपकी सेहत को नुकसान ना हो सके। बहुत शुक्रिया जोहा सोहेल, आप हमारे साथ मौजूद रहीं और गोश्त की अफादियत के हवाले से कितना इस्तेमाल करना है, कुकिंग मेथड क्या होना चाहिए, ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो क्या क्या नुकसान होंगे, तमाम डिटेल्स आपने हमें बताई हैं। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, बात करेंगे आपके, मेरे, हम सब के मुश्तरका मसले के हवाले से, और वो है जी महंगाई, और ख़ास तौर पर बात करेंगे हम आटे की फराहमी के हवाले से। आटा मिलने लगता है तो महंगा हो जाता है, थोड़ी कीमतें कंट्रोल होती हैं तो आटे की हम देखते हैं जुज़वी किल्लत पैदा हो जाती है। 20 किलो का आटे का थैला चाहिए तो वो कहीं कहीं मिलेगा, अक्सर जगहों पर मौजूद नहीं होगा। ये सूरत हाल क्या है, जबकि चेयरमैन फ्लो मिल्स एसोसिएशन मियां आसिम साहब की जानिब से बाकायदा तौर पर बताया गया था कि आने वाले दिसंबर के महीने में आटे की किल्लत शिद्दत इख्तियार करेगी और शहर में एक बहरान की कैफियत भी पैदा हो सकती है। ऐसा क्यों है? हमें कितनी गंदम की ज़रूरत है, हमारे शहरियों को आटे की कितनी ज़रूरत है, फराहमी पूरी क्यों नहीं हो रही, जबकि गवर्नमेंट की जानिब से ये भी कहा गया, बहुत दावे, बहुत तारीफ़ें की गई थी कि गंदम का कोटा इस बार कमाल हो गया है, हमने जो हदफ थे वो पूरे कर लिए हैं, हमने तकारीर भी सुनी, लेकिन उसके बावजूद हम लोग अभी तक आटे की बात क्यों कर रहे हैं। बात करेंगे जी, हमारे साथ मौजूद हैं मियां आसिम साहब, हैं सदर हैं पाकिस्तान फ्लो मिल्स एसोसिएशन के। सर, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मियां साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइए, ये आटे के चक्कर से हम निकलने भी वाले हैं या फिर मजीद फंसते चले जाएंगे? देखिए, गुजारिश ये है कि जो आदाद शुमार है जी, मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि हम कहते हैं जी उतनी ही है। जिस तरह पिछले साल 2 करोड़ 40 लाख टन की थी, इस दफा भी अगर 2 करोड़ 40 लाख टन की है तो पिछले साल आपके पास कैरी फॉरवर्ड यानी कि उससे पिछले साल का बचा हुआ माल वो 38 लाख टन था, अराउंड 40 लाख। अभी कितना है? अच्छा, अभी 2.5 लाख टन सिर्फ पंजाब के पास था और 25 लाख टन से 2.5 लाख टन जी, 2.5 लाख टन, शदीद गैप, और तकरीबन 49-50 हज़ार यानी कि टोटल 3 लाख की फिगर है जो पास्को वाली मिला के है। तो दैट मीन्स कि 2 करोड़ 40 और 40 ये 280 की फिगर हो गई। अब जो करंट सिनेरियो है उसके अंदर आपके पास 240 प्लस 3 247 की फिगर होगी। अब ये 247 की फिगर क्या मैच कर पाएगी 280 को? बहुत मुश्किल है। पिछले साल कंज्यूम हुई है ना, तो जब वो कंज्यूम हुई है तो फिर इसका मतलब है कि हमें अपनी इस गैप को फिल करने के लिए गंदम बाहर से मंगवानी है। ऑर्डर तो हो गया मंगवाई, जिस वजह से हमने बिफोर टाइम ड्यूरिंग हार्वेस्ट हमने गवर्नमेंट से कहा था कि आप इंपोर्ट ड्यूटी खत्म करें, जो वफाक ने खत्म कर दी। अब आगे हम आ जाते हैं करंट सिनेरियो के अंदर। हमने कहा था कि प्राइवेट सेक्टर अराउंड 15 लाख टन के करीब इंपोर्ट कर पाएगा, इतनी ही पब्लिक सेक्टर में मंगवा ली जाए टू अवॉइड एनी बुरे हालात और इस तरह की कोई शॉर्टेज।
तो टेंडर भी आपने देखा 15 लाख टन के फ्लोट हुए, लेकिन उसके अंदर सिर्फ 2 लाख टन को एक्सेप्ट किया गया, बाकी छोड़ दिया गया। कीपिंग इन व्यू के जो पहला जहाज़ 26 और 28 2 जहाज़ लगे हैं, तो ये आ रहे हैं, तो शायद प्राइवेट सेक्टर, देखिए प्राइवेट सेक्टर की अपनी कैपेसिटी है। आपने आज से हफ्ता पहले एक क्रैक डाउन किया पंजाब के अंदर, और उस क्रैक डाउन में आपने फ्लोर मिल्स पे पड़ी हुई गंदम भी उठाने की कोशिश की, जबकि वो डिक्लेयर्ड स्टॉक था, वो होर्डिंग की मद में ही नहीं आता। दैट इज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड टू गवर्नमेंट के हर मिल की जितने स्टॉक्स हैं वो लिखे हुए हैं कि ये हमारे पास मौजूद है। तो जब ऐसी सूरत हाल हो तो आप एक अनसर्टेनिटी की जब फिजा क्रिएट कर देंगे तो उस पर इम्पोर्टर भी डर गया। अब तक सिर्फ 6 लाख टन के सौदे हुए, जबकि हमारे मुल्क की ज़रूरत इस टाइम पे जो शॉर्टफॉल है इन कंपैरिजन विद लास्ट ईयर वो 30 लाख टन, यानी उससे कहीं फीसद कम जो है वो हमारे सौदे में। इमरान, मार्केट की सूरत हाल हमें बताइए कि ये 860 रुपए का 20 किलो का थैला मिलता है तो वो बेचारा कहीं कहीं मिलता है। अब हर बंदे की कैपेसिटी नहीं है कि वो एक स्टोर पे जाए, फिर दूसरे पे जाए, फिर तीसरे पे जाए। और ये 25 किलो आटे की क्या कहानी है, ये भी सुनाइए। सिद्रा, बहुत शुक्रिया, बड़ा अहम इशू है। इशू जो चल रहा है इस तरह, ये मार्च के एंड का चल रहा है। 15 मई से गंदम की कटाई हुई है, तब से हम प्रोक्योरमेंट से ये चल रहा है। और 22 मई आपको याद होगा, 22 मई को मियां आसिम रजा यहाँ भी बैठे हुए हैं, इन्होंने ही सेक्रेटरी फूड के जो बाद में तब्दील हो गए सेक्रेटरी फूड वकास अली महमूद, उनके साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कि हमारी अब सूरत हाल बेहतर है और हम आटे की कीमत जो है वो थोड़ी सी ईद के बाद देखेंगे बढ़ाने के वाले से, मगर आटा बिल्कुल ठीक है। और उस दरमियान में 7 दिन के लिए आटा ठीक भी हुआ। मगर इस वक्त की सूरत हाल के मुताबिक ये है कि आपके शहर में धक्काशाही का निज़ाम चल रहा है। हुकूमत हर दिन जो है वो इस तरह से गुजार रही है कि बस आज का गुजर जाए, आज का कल की कल देखेंगे। पॉलिसी मैटर कोई मैटर नहीं कर रहा यहाँ। अब ये आसिम साहब इधर बैठे हुए हैं, 950 पूरे पंजाब में मिल्स है, इनको गंदम भी दी जा रही है, मगर वो ऐसी होती है जिस तरह आटे में नमक के बराबर, कि इनकी जो सूबे में इस वक्त ज़रूरत है वो 25 से 30 हज़ार टन है, ठीक है, तो इनको मिल रही है 17 हज़ार टन। अब प्राइवेट गंदम ये अगर खरीदते हैं तो वो 2000 रुपए टन मिल रही है, 2000 टन पे मिल रही है। अगर ये इंपोर्ट करते हैं तो उससे 100 रुपया कम होता है। तो कहाँ से आपको पूरे शहर में जो है आटे की जो है वो किल्लत को पूरा करे, किस तरीके से ये सारी सूरत हाल को सामने लेकर आए, ये तो आसिम साहब आज सामने बैठे हुए, इनसे ही हमने जवाब लेने हैं, इनसे ही हमने बातें करनी है। वो इसलिए कि ये मसाइल यही है ना कि हुकूमत महकमा खुराक जो है वो इनके साथ उस तरीके से नहीं बैठता जिस तरह ये चाहते हैं। और जिस तरह ये चाहते हैं वो कहते हैं कि शायद ये गंदम की होर्डिंग कर लेंगे और बाद में दोबारा गंदम को निकालेंगे। और दिसंबर में, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है कि दिसंबर में। इन्हीं से दोबारा मैं बात करना चाहूंगी। आसिम साहब बताइए जरा सर के मार्च अप्रैल से गंदम की कटाई का आगाज होता है और तब से ही हम मसाइल देख रहे हैं, मुसलसल प्रोग्राम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में दिसंबर में आपकी जानिब से एक पेशगोई की गई है कि खतरा संगीन होगा। मैं सोचा आपको ना थोड़ी सी पिक्चर जिससे मैंने पहले बताई शॉर्टफॉल की, अब मैं दूसरा बताता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ आया। देखिए पिछले सालों में ना हमें ओपन मार्केट में से गंदम खरीदने की जरूरत होती थी। इस दफ़ा भी इन्होंने कहा जी कि 245 मिलें जो पिछले साल वाली हैं वो उतना स्टॉक रख सकती हैं, उनके अलावा नहीं अगर कोई स्टॉक करना चाहे इस साल तो वो 72 घंटे का रख सकेगा। ठीक, हमने उसको बड़े खुले दिल के साथ एक्सेप्ट किया। सबसे पहले तो 245 फ्लोर मिल्स को ही गंदम नहीं रखने देगी। उसके बाद जो 72 घंटे वाली सब पे लागू थी उसको कट डाउन किया गया 48 घंटे, 48 से 24, 24 से 8 घंटे पे ले आए। और जब तक इनका 40 लाख 50,000 टन नहीं हुआ, इन्होंने फ्लोर मिल्स को अलाउ नहीं किया। हमारी एक एक मिल की एक एक गाड़ी जो हमने 1800 रुपये में गंदम खरीदी होती थी, डिप्टी कमिश्नर्स अनलोड करते थे। एक एक गाड़ी में से 6-6, 7-7 लाख रुपए का लोगों ने नुकसान बेयर किया। ये किसी खाते में अकाउंट फार नहीं हुआ हुआ। आसिम रजा साहब, आने वाले वक्त में मैंने पहले भी सवाल किया था, आटा महंगा होगा, किल्लत पैदा हो जाएगी, सूरत हाल क्या होने वाली? देखें, अगर गंदम इंपोर्ट ना हुई मतलूबा क्वांटिटी तो डेफिनेटली रेट तो नहीं बढ़ेगा, ठीक, लेकिन शॉर्टेज जरूर होगी। कितनी शॉर्टेज तकरीबन? देखिए 30 लाख टन का गैप है। जो प्राइवेट सेक्टर में 6 लाख टन के अब तक सौदे प्राइवेट सेक्टर में हुए हैं, 2 लाख टन टीसीपी ने कही है। तो अब ये मैं मुल्क की बात कर रहा हूँ। अब जिस तरह लाहौर की बात अभी इमरान भाई ने स्टार्ट की थी तो बीच में रह गई। लाहौर के अंदर हमें डेली बेसिस पे 2,25,000 थैला चाहिए, जो आज नहीं
शायद आज से 1 महीना बाद इतने चाहिए होंगे। कितना मिल रहा है आपको? तो इस टाइम पे आपकी 1,30,000 के करीब बताएं। 2,25,000 आप बताएं, 1,05,000 थैला आपका गैप है। ये गैप कैसे फिल होगा? ये गैप गंदम से फिल होना है ना, मैंने खाली मिल चला के गैप पूरा करना है। इतना तकरीबन ये गंदम आएगी, पिसाई होगी और इसका आटा बनेगा और मार्केट में। हमें तो उन्होंने एहसास कफालत प्रोग्राम की तरफ लगा दिया है। उधर भी आते हैं हम। पहले मुझे सर ये बताइए कि 45-50 तकरीबन इतने % अभी गैप चल रहा है, तो फिर आने वाले वक्त में क्या सिर्फ 20? ये मैंने आने वाले वक्त की प्रेडिक्ट किया कि ये गैप है, लेकिन इनके पास गंदम नहीं है। मिसाल के तौर पे अभी 17,300 टन ओवरऑल पंजाब में इशू हो रहा है। 1 सितंबर ऑनवर्ड्स जो इनके पास गंदम बचेगी वो 16,000 टन के हिसाब से है, जबकि पिछले साल 25,000 टन का नॉर्मल इशू था नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। आसिम भाई, आप कहना क्या चाह रहे हैं, जरा शॉर्ट बताएं। 30 लाख टन शॉर्ट है। ये किसकी वजह से हुआ है? ये प्रोडक्शन और कैरी फॉरवर्ड की वजह से हुआ। ये हुकूमत की वजह से हुआ, प्रोडक्शन की वजह से हुआ है। देखिए वो कैरी फॉरवर्ड था ना, प्रोडक्शन अगर उतनी भी हो तो ये गैप है, इसको फिल करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत की जिम्मेदारी है, यही तो गवर्नमेंट अगर प्राइवेट सेक्टर अभी तक हम बता रहे हैं, मार्च, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर आ गया, तो अभी तक ये गैप फिल नहीं हो पा रहा, और आपकी मेरी जेब से पैसे जा रहे हैं रोजाना की बुनियादों। आसिम साहब, कितनी मीटिंग्स, कितनी मुलाकातें, उसका नतीजा क्या? सही पूछे। कोई 100% कोई मीटिंग नहीं, कोई मुलाकात नहीं। गुज़िश्ता कितने महीनों से सुन लें, कोई मीटिंग नहीं, कोई मुलाकात नहीं। मीडिया के थ्रू या लेटर लिख लिख के हम खुद भिजवा रहे हैं। वफाक में 2-1 मीटिंग रखी गई होंगी, लेकिन शायद उसकी वजह कोरोना भी होगा, कुछ और भी होगा, हम उधर दे सकते हैं। लेकिन हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू थ्रू मीडिया एंड बाय राइटिंग लेटर्स देते जा रहे हैं कि ये प्रॉब्लम आने वाला है, इसको हम तो इसको भी नहीं कह सकते। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आसिम रजा साहब। इमरान मलिक, यकीनी तौर पर आने वाले वक्त में अगर मामलात को ना संभाला गया तो आटे की किल्लत भी पैदा होगी और बुरी किल्लत भी पैदा हो सकती है, ये खदशा मौजूद है। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ बात करेंगे फिटनेस के हवाले से कि किस तरह से आप खुद को फिट रख सकते हैं, क्योंकि मॉनसून का मौसम है, भादों का महीना आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। आज गालिबन 16 या 17 तारीख है और अब आहिस्ता आहिस्ता मौसम भी तब्दील हो जाएगा। वो जो हब्स का आलम होता है ना, लोग ज़्यादातर प्रैक्टिस से, जिम से या फिर जॉगिंग वॉकिंग से हाथ खींच लेते हैं, उनको दोबारा वापस आना पड़ेगा। अब इसी हवाले पे बात करनी है। जो हमारे साथ मौजूद है फिटनेस एक्सपर्ट है रहमान अब्बास, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। रहमान, हमें सबसे पहले बताइए कि मॉनसून में कोई क्लाइंट्स कम होते हैं, लोगों का रुझान थोड़ा कम होता है क्योंकि बहुत जानलेवा गर्मी होती है? नहीं, अब था पहले, लेकिन जो पहले से रूटीन में काम कर रहे हैं फिटनेस के बारे में और फिटनेस लवर है, उन्होंने तो कुछ भी स्किप नहीं किया। हाँ, जो बिगनर्स थे जिन्होंने ऐड होना था वो थोड़ा सोच में पड़ गए, अच्छा थोड़ा मौसम चेंज हो जाए, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह चेंज हो चुका हुआ है, तो ये चीज़ें रूटीन में आ चुकी है। और वैसे क्लाइंट एज भी जिम में, हमारे जिम में भी क्लाइंट एज जो भी है ना, ऑनलाइन लोगों का भी जो है ना काफी ज्यादा हो गया हुआ है। यानी कोरोना वाला मामला अब साइड पे हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। वो वैसे केयर, देखें वो चीजें अपनी जगह, लेकिन अब लोगों को इतनी अवेयरनेस आ चुकी हुई है, आपके प्रोग्राम के थ्रू भी इतनी दफा बताया गया, इतनी अवेयरनेस आ चुकी हुई, क्या वो ना चाहते भी जो है ना केयर कर रहे हैं, ठीक, उसको अपनी लाइफस्टाइल में ले आए हैं कि मुझे ये केयर करनी है, इसी तरह मैंने खाना है, हेल्दी फूड लेना है, उसके अलावा प्रिकॉशंस प्रॉपर फॉलो करने हैं। जब आप जिम में इन हो रहे हैं तो आपने क्लीन होना है, जब आपने आउट होना है फिर आपने क्लीन होना है, इन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो आई थिंक कि ये सारी चीज़ें इतने क्राइसिस से गुजरने के बाद लोगों को बहुत अवेयरनेस आ चुकी है। अच्छा, मुझे ये बताइए, अगर हम 100% में से 1% निकालें कि इतने लोग खुद को हेल्दी रखने के लिए, फिट रखने के लिए, अपना लाइफस्टाइल सेट करने के लिए जिम जाते हैं या फिर जॉगिंग वॉकिंग करते हैं, और इतने फीसद लोग हैं जो सिर्फ मोटापे के साथ आते हैं, 2-3 महीने में मोटापा खत्म करके फिर गायब हो जाते हैं। ये बड़े पॉइंट की बात की है। और बहुत से लोग, ज्यादा रेशो कौन सी? ज्यादा रेशो जो है वो है शॉर्ट टर्म वाले, मोटापे वाले लोग। हाँ, जो एक्चुअली ना बात ये है कि ये चीजें, ये शॉर्टकट नहीं है। ठीक, मेरे जो क्लाइंट आते हैं मोस्टली जो है ना, समझ लेके 10 में से 5 वो कहते हैं अच्छा सर आपके पास 1 मंथ है, सर अच्छा आपके पास 2 मंथ है, तो हमें ट्रांसफॉर्म करते हैं। यानी फिटनेस एक्सपर्ट ड्राइव नहीं करता, वो लोग आके आपको ड्राइव कर रहे हैं। यस, एग्जैक्टली। तो मैं ना उनको चुप करके सुनता रहता, फिर उनको समझाता हूँ कि आप इस तरह आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को रूटीन में लेके आओ, क्योंकि बैलेंस इस तरह होता है। फॉर एग्जाम्पल बिगनर है, बिगनर ने फर्स्ट वीक
उसका स्टेमिना बनेगा, सेकेंड वीक उस मसल स्केड्यूल में सेट होगा, थर्ड वीक जाके प्रोसेस होता है। अगर आपको फिटनेस इसको आप स्टडी भी करो तो यही सारा प्रोसेस है। लेकिन हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम फर्स्ट डे, सर 2 वीक्स गुजर चुके तो हमें रिजल्ट क्यों नहीं मिला? बॉडी यूज टू होगी, मेटाबॉलिज्म तेज होगा, मसल एक्टिव होगा, डाइट इफेक्ट करेगी। अगर आज आप डाइट खाते हो तो उसके इफेक्ट आपको ना नेक्स्ट वीक मिलना शुरू हो जाते हैं। तो ये चीजें जो है ना, इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है, लेकिन मोस्टली समझ आती है। अच्छा, कितने लोगों का रुझान होता है कि पहले दिन हम जिम जा रहे हैं तो हमें घंटा 2 घंटा टिका के हमें बस आज से ही ट्रेनिंग शुरू कर दें? ये बड़े इंटरेस्टिंग सवाल आज हैं और बड़े कॉमन हैं और ऐसा होता है। ये हमारे कॉमन रवैये बन चुके हैं। 80% जो है ना, 80% जो है ना, लोग ये समझते हैं कि आज जाना है, हमने 1 आवर करना है और 1 आवर क्या, आज ही बस जिम सारा करते हैं, कल कब हमें पता नहीं। अब होता क्या, उसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं? बिगनर जो है सारे मसल एक दिन में एक्टिवेट करते हैं, उसके बाद कल उसे क्रैम्प पड़ जाते हैं, थर्ड उसे लाइट सा फीवर भी हो जाता है क्योंकि उसने ओवरट्रेन उसने कर लिया। अब उसके साइड इफेक्ट ये है कि वो डिसहार्ट हो जाता है और क्विट कर जाता है। लेकिन इसको बैलेंस में इस तरह करने के फर्स्ट डे आपकी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हो, सिर्फ मसल एक्टिवेट हो, सेकंड उसी को आप रिपीट करो, उसी जो फर्स्ट डे को, थर्ड फिर अपने बाकी पार्ट जो ना स्लोली उसको 3, 4, 5 एक्सरसाइजेस पर डे उसको साथ लेके चलो। होता क्या है, 80% समझाने के बावजूद हमने जिम ज्वाइन कर ली, आज ही हमने टोन अप हो जाना, जो भी जिसका आज ही हमने बॉडी बना लेनी है, आज ही हमने वेट कट डाउन कर देना, कल का पता नहीं है। लेकिन इन चीजों का बैलेंस के साथ लेकर चलते हैं, बॉडी भी अच्छा रिस्पॉन्ड करती है। ये तो था हमारा माइंड के मैंने आज ये कर लेना, लेकिन बॉडी भी रिस्पॉन्ड तो करे ना। अब मेरा स्टेमिना नहीं, लेकिन माइंड मेरा जो है ना बहुत बूस्ट कर रहा है कि आज ही मैंने जाके सारा कुछ करना है। लेकिन कंट्रोल करना है माइंड को भी। माइंड और बॉडी देखिए दोनों अगर पॉजिटिव रिस्पांस करेंगी तो तभी रिजल्ट मिलता है। लेकिन हमारा जो ना यहाँ तक ज्यादा चलता है, आगे जो है ना चाहे बाजू में स्टेमिना ना हो, बॉडी जो ना इतनी एक्टिव ना हो, हमने वो करके जाना। और कल को क्या होता है, सर हमारे जो फायदे की बजाय नुकसान होने एग्जैक्टली मसल इंजरी भी हो सकती है, क्रैम्प्स हो जाते हैं, अगर क्रैम्प्स ओवर हो जाए तो फीवर लाइट सा होता है। अच्छा, मुझे ये बताइए रहमान के जितने लोग जिम जाते हैं, बहुत सारे जो आपने बताया कि 80% लोग ऐसे होते हैं जो कि फौरी तौर पे सब कुछ फिट चाहते हैं। अच्छा, जो बाकी लोग हैं उनका क्या बिहेव होता है? वो अपने आप को किस तरह से समझा रहे होते हैं कि हमने लाइफस्टाइल ऐसा रखना है और एक्सरसाइज करने से, जिम जाने से, वॉकिंग करने से पॉजिटिविटी कितनी आती है बॉडी में? क्या हमें फायदे होंगे? ये भी बड़ा है कि डीप सवाल है, इसके साथ जो है ना जवाब बहुत से बनते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि ये एक मेडिटेशन है, ये एक एक्सरसाइज नहीं, ये एक ड्यूटी नहीं, ये भी एक समझ लें कि अल्लाह ताला ने 2 टाइप मेडिटेशन है। एक आप अल्लाह को याद करते, दूसरा आप अल्लाह ताला ने जिंदगी दी है तो आप खुद को रिपेयर करते, बहुत सी बीमारियों से आप दूर हैं। वो जो लोग समझ गए हुए उन्हें ये एहसास हो गया हुआ है कि हमने लाइफस्टाइल इस तरह लेके आना है और जो रेगुलर सीजनल प्रॉब्लम्स आती हैं, बीमारियां आती हैं, उनसे हम बच जाते हैं। उनको इतना नॉलेज हो गया, इतनी सेंस आ चुकी कि एक मेडिटेशन है, प्रॉपरली आते हैं, माइंड रिलैक्स। देखिए सबसे जो बड़ा बेनिफिट है वर्कआउट का वो है माइंड रिलैक्सेशन, आपकी टेंशन ड्रेन। एग्जैक्टली, मसल रिलैक्स होते हैं। अगर आपने बैड कैलोरीज खाई वो बर्न होता, मैंने खा ली, मैंने अपना रूटीन का काम कर लिया, मैं बैठ गया, वो बैड कैलोरीज जो ना बैड फैट में कन्वर्ट होती जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन जिन हमारी बात हो रही है, जिनको एहसास हो गया है, जो फिटनेस लवर है, उन इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर चुके हैं, वो आते हैं, माइंड रिलैक्सेशन करते हैं। क्योंकि देखिए एवरीडे हमने चीज़ों को फेस करना है, प्रोफेशनल लाइफ में हमें हर्डल्स आनी है, अप्स एंड डाउन्स आने हैं, तो हमें खुद के लिए क्या टाइम है? मैं इन लोगों से, मतलब जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं, उनसे भी सवाल करता हूँ कि हमारे लिए क्या टाइम है? अपने लिए हाफ एन आवर निकालो, अल्लाह ताला ने जिंदगी दी है, उसको आप चेंज करो, खुद को बूस्ट करो, रिलैक्स करो। आपकी फैमिली है, आपके अपने हैं, यानी आप जो करना चाह रहे हैं उसे आप अपने लिए करें, ना कि ये कि आप मोटे हैं, लोग आपको क्या कह रहे हैं, जी हमने स्मार्ट होना है। जब स्मार्ट हो गए तो लोगों ने कुछ कहना छोड़ दिया तो आपने भी छोड़ दिया। ये देखिए, अगर तो लोगों की बातों में जाएंगे तो आप तो कुछ भी जिंदगी नहीं गुजार सकते, टू बी ऑनेस्ट। बॉडी शेमिंग पे भी हमारा प्रोग्राम चला था, सारा कुछ ये वो, तो अगर लोगों की बातों में जाएंगे तो आप उल्टा डिप्रेस। अच्छा, मुझे ये बताइए कि मर्दों की ज्यादा तादाद जिम का रुख करती है या खातिन की? खवातीन की ज्यादा तादाद, एवरेज अगर निकालो ना तो खवातीन की। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि जब तक हम तेज नहीं भागेंगे, हाँफना नहीं शुरू कर देंगे, पसीना नहीं आएगा, तब तक कैलोरीज बर्न नहीं होंगी। क्या हमारी वॉक करते हुए भी कैलोरीज बर्न हो रही होती है? यस, एग्जैक्टली। और ये भी जो आपने बात अभी शुरू में की है ना, कि स्वेटिंग नहीं हो रही, हमें पसीना नहीं आ रहा,
तो ये भी अगर एवरेज निकालो तो 80% लोगों का, क्लाइंट्स का यही सवाल होता है कि हमें सर आज स्वेटिंग नहीं हुई। हाँ। देखिए डिफरेंट मूड होता है हर पर्सन का, डिफरेंट मेटाबॉलिज्म है, एवरी डे एक जैसा स्टेमिना, एक जैसी रूटीन नहीं होती। हमने ये देखना कि हमने डेली का वो वर्कआउट कर लिया, हमने कर लिया, ओके ठीक। अगर हम सिर्फ स्वेटिंग को देखेंगे ना तो वो काम बहुत आ रहा है। अब लोग, कुछ लोग, मेजोरिटी में कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो ओवर स्वेटिंग को लाइक करते हैं, जबकि ये रॉन्ग है। ओवर स्वेटिंग, आपके मिनरल्स आपके जाया हो रहे हैं, नमकियात आपकी बॉडी से जाया हो रही है। इसका मतलब है अगर हम वॉक भी कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो हमारी कैलोरीज बेशक स्लोली लेकिन बर्न जरूर है। यस एग्जैक्टली, बॉडी एक्टिवेट तो हो रही है। हाँ, अच्छा, एक और बात, इस चीज को इसके साथ जरूर कंपेयर करें कि आपका लेवल क्या है, आपका स्टेमिना क्या है, आपकी एज क्या है। अब आप वर्कआउट कर रहे हो, मैं अब आपको देख के वर्कआउट कर रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कि आप अगर 8 लेवल पे आप भाग रहे हो तो मैं आज 8 लेवल पे भागता हूं, तो किसी को कॉपी नहीं करें। हाँ, आप 1 से आप 8 पे आए हो, 1 2 3 आपने स्टेजेस क्रॉस की हैं, तो इसलिए मुझे अपनी एज, अपना स्टेमिना, अपने टारगेट पॉइंट ऑफ व्यू से वॉक जॉग रखनी है, किसी को देख के नहीं करना। रहमान, सोशल मीडिया पे जो लोग वीडियोस बहुत फॉलो करते हैं, एक दिन कोई एक एक्टर या एक्ट्रेस उसको फॉलो करते हैं, दूसरे दिन दूसरे को, तीसरे दिन तीसरे को, बेनिफिशियल होता है वो? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एक्चुअली बात यह है कि टू बी ऑनेस्ट, ऑन स्क्रीन हूँ, हम इस शो पे बैठे हैं और इस शो का थ्रू होता भी ये कि हम रियलिटी लोगों को बताएं, अवेयरनेस हो। देखें, जो सोशल मीडिया पे आपको चीज़ मिलती है वो 100 में से आपको 10% मिलती है। ठीक, मिलती ज़रूर है लेकिन 10%। आई एम बिगनर, मैं, आपने वीडियो अपलोड की, आपने कुछ मैसेज डिलीवर किया, कोई ट्रेनिंग डिलीवर की, अब मैं उसको फॉलो करता हूं। अब मैं बिगनर हूं, मुझे क्या मालूम कि ये किस स्टेज की है। तो हमें इन चीजों का ख्याल रखना, क्योंकि उसमें आपका बॉडी वेट, आपकी एज, आप ये तमाम चीजें नहीं बताई जा रही होती, बस वीडियो बना के जो है वो अपलोड हो रही है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो हमारा मैसेज यही डिलीवर करने का कि प्लीज अपने जो ना एज, हाइट, आपका टारगेट क्या है, उन चीजों, इंडेक्स आई थिंक इसको कहते हैं, BMI, उसको करना है आपने। और उसके अलावा अगर आपको कोई हेल्थ इशू है तो प्लीज इन चीजों को फॉलो नहीं करना। पहले हमने उस हेल्थ इश्यूज को सॉल्व करना है। बैक बोन के बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो जाता है गलत एक्सरसाइज करने की वजह। एग्जैक्टली ऐसा ही है। उसके अलावा अगर डायबिटीज पेशेंट्स हैं, हार्ट इशू है, या कोई मसल स्टिफ हो जाता है, मोस्टली मैंने अभी देखा है कि क्योंकि सोशल मीडिया, मोबाइल का इस्तेमाल ज्यादा है, तो बैक पेन इशू आजकल बहुत चल रहा है। बैक स्टिफ हो जाती है ना आपकी, क्योंकि पोस्चर चेंज होता है तो आपकी बैक स्टिफ हो जाती है। तो प्लीज ऐसा कोई वर्कआउट ना करें बिना देखे, बिना पूछे। किसी सीनियर से आप डिस्कस कर ले कि क्या मेरा ये लेवल बनता है, तो अगर लेवल नहीं बनता तो प्लीज आप नहीं करें। और ये रियलिटी है। हम रहमान, हम जितना मर्जी खाएं हम हर रोज, उसके बाद घंटा जाके टिका के जिम करें, लेवल हो जाएगा? ये उससे भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। लेवल हो जाएगा? नहीं, लेवल नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखें, अब अगर मैंने खा लिए, अब जैसा मैं अपनी बॉडी में फ्यूल दूंगा वैसा आउटपुट आएगा। अब मैंने चीट कर लिया, मैंने खा लिया, अब मैंने माइंड में सोच लिया आज मैं 2 घंटे भाग लूंगा, लेकिन वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिलता, नहीं आ रहा। कितने परसेंट डाइट, कितना परसेंट एक्सरसाइज? 70% डाइट है, 30% आपका वर्कआउट है, लेकिन दोनों की कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, हमें ये बताइए कि अब एक्सरसाइज, ये जो मौसम चल रहा है, इसमें सिर्फ अगर कुछ लोग जिम नहीं जा रहे, सिर्फ अपने घर की छत पे, बाहर गली में या गार्डन में जाके सिर्फ अगर वो जॉगिंग या वॉक कर लेते हैं, वो भी इनफ है? बहुत अच्छा है। देखिए, बात यह है कि अपने आप को अपने एक्टिवेट करना है, किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में रखना है। आज ही सुबह मैं वर्कआउट सेंड कर रहा था, तो स्पेशली वो जी हमारे बड़े खास हैं, वो कह रहे थे कि मैं जिम नहीं जा सकती, ये वो वगैरह। बहुत से ऐसे ऑनलाइन क्लाइंट भी मुझे कॉन्टेक्ट करते हैं, तो उनको मैं ये कहता हूं कि आप बॉडी वेट ट्रेनिंग आप करो, इसको आप, लेकिन आप क्विट नहीं करो। आप इन चीजों से बहुत दूर चले जाओगे। बॉडी एक्टिवेट होती है, आपके बॉडी मसल एक्टिवेट होते हैं, माइंड रिलैक्स होता है, मसल रिलैक्सेशन होती है, और आप थोड़ी देर के बाद जब आपका वर्कआउट एंड हो जाता है, आप खुद को रिलैक्स फील करते हो। तो इसलिए बॉडी वेट ट्रेनिंग चाहे आप घर में करें, लेकिन करना बहुत जरूरी है। ये मत सोचो कि जिम जाना जरूरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत से ऐसे ऑनलाइन क्लाइंट्स हैं, बहुत से मेरे फैमिली मेंबर्स भी, स्पेशली आजकल 1-2 को भी बहुत ज्यादा पुश कर रहा हूँ, प्लीज आप करो। ऑनलाइन मैसेजेस भी दे रहा हूँ, आप जरूर करो, चाहे थोड़ा सा वर्कआउट करो, योगा एक्सरसाइज करो, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, लेकिन करो जरूर। रहमान, मैनुअल एक्सरसाइजेस ज्यादा बेनिफिशियल या फिर मशीन्स एक्सरसाइज? रियलिटी बताऊं? रियलिटी। बॉडी वेट ट्रेनिंग मैनुअल, क्योंकि उसका मैं एक रीजन बताता हूँ।
जब आप मशीन वर्कआउट करते हो, मशीन हमारे वर्कआउट यहाँ क्या होता है, मैनुअल पे जान निकल जाती है, मशीन्स पे कहते हैं हर वक्त हमसे कराते नहीं। लेकिन उसमें ऐसा है कि जब आप मशीन वर्कआउट करते हो, हाँ। आप चाहे फर्स्ट 1 वीक करो, उसके बाद नहीं करो, ठीक। आपका बॉडी एक्टिवेट हो गए, मसल एक्टिवेट हो गए, लेकिन उसके बाद अपने मसल्स को स्ट्रेंथ में लेके आओ ताकि आपको पता चले कि आपका स्टेमिना कितना है, स्ट्रेंथ कितनी है। जब आपको ये पता नहीं चलेगा, उसका नुकसान क्या होता है कि जब आप किसी दिन जिम नहीं जाते, आपको लगता है नहीं मैं उसी मशीन पे ज्यादा अच्छा था, मैं उसी मशीन पे कर सकता था। जब आपको मैनुअल की आदत पड़ जाती है तो आप कहीं भी, अगर आउट ऑफ सिटी हैं, किसी टूर पे हैं, तो आप कहीं भी वर्कआउट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है मेरे शोल्डर, मेरे आर्म्स, मेरी लेग्स इतनी स्ट्रेंथ में कि मैं कहीं भी वर्कआउट कर सकता हूँ, मेरा बॉडी बैलेंस में हो जाए तो बेस्ट हो जाएगा। बहुत अच्छा। हाँ। अगर आपने फैट बर्न करना है, मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, अगर आपने फैट बर्न करना है, बिगनर के लिए 2 ट्रेनिंग कॉम्बिनेशन और इंटरमीडिएट के लिए 3 ट्रेनिंग कॉम्बिनेशन आपने करना है। मतलब 1 ट्रेनिंग से 2nd ट्रेनिंग स्विच करना है, 2nd से 3rd। ये इसको कहते हैं इंटेंस वर्कआउट, फैट बर्निंग वर्कआउट। इसको आप कहीं भी कर सकते हैं, इफेक्टिव है, विद इन 15 डेज आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगी। बड़ी सीक्रेट मैंने बात बताई। रहमान, देखने वालों को क्या पैगाम देंगे? और दूसरी मुझे ये भी बताइए कि एक्सपर्ट्स की कितनी जिम्मेदारी है कि अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको समझाएं कि तरीकाकार कौन सा बेस्ट है, ना कि ये कि 1 महीने में वो 15 किलो लॉस वाला चैलेंज एक्सेप्ट करें। 99% जो है ना फिटनेस एक्सपर्ट की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो यार लाइक अ डॉक्टर। हमने जाहिर बात है, हमारा क्लाइंट कहता है कि ठीक है आप जिस तरह कहेंगे, इसलिए 99% हमने क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत शुक्रिया रहमान अब्बास प्रोग्राम में शामिल होने के लिए और इतने अहम मामले पे बात करने के लिए और हमारे देखने वालों को अवेयर करने के हवाले से। नाज़रीन, हमने बात कर ली एक्सरसाइज के हवाले से और अब हमने बात करनी है जी कुछ मोटापे के हवाले से, जिसके बारे में रिपोर्ट्स ये कहती हैं BBC की कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान बदकिस्मती से 9वें नंबर पर है जहां पर सबसे ज्यादा मोटे लोग पाए जाते हैं। इसके साथ साथ ये भी देखने में आ रहा है जी 50% आबादी मोटापे का शिकार है। बहुत ज़्यादा जो है वो उनका लाइफस्टाइल ऐसा है कि ज़्यादा काम काज नहीं करते, करें भी तो उस तरह से अपने लाइफस्टाइल को सेट नहीं करते कि मोटापा ना आए। इसी हवाले से हमने बात करनी है जी। डॉक्टर मॉस हमारे साथ मौजूद हैं, बैरिएट्रिक सर्जन हैं। इस प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, मोटापा सबसे पहले हमें बताइए कि कितना खतरनाक। बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, मोटापा जैसे कि इतनी दफ़ा हमने प्रोग्राम में बात की हुई है पहले भी जी। मोटापा आप कहते हैं कि मदर ऑफ ऑल डिजीज, तमाम बीमारियों की माँ है, जड़। क्योंकि अगर आप अपने आप को फिट रखते हो, अगर आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी करते हो, अपनी डाइट को कंट्रोल करते हो, तो ऑब्वियसली आप मोटापे से बचे रहते हो। ये तब भी होएगा जब आपने इन चीज़ों को इग्नोर करते हो, ठीक है। और आजकल जैसे लॉकडाउन हुआ है, बहुत सारे लोग ऑब्वियसली बाहर नहीं जा सके, एक्सरसाइज भी नहीं लोगों ने की, लोगों ने खाया बहुत ज़्यादा है। तो मैंने जस्ट आफ्टर लॉकडाउन ऑलमोस्ट 200 केसेस मैंने कर लिए हैं अभी ये 1.5-2 माह में, यानी इतने ज़्यादा हैं, ओबेसिटी इतनी ज़्यादा होगी। डॉक्टर साहब, आप सर्जन हैं, अभी पिछले दिनों हमने रिपोर्ट भी दिखाई थी, देखने वालों को बता भी रहे थे कि जो 14 साल तोहा का आपने ऑपरेट किया है, 87 वेट था उसका, तो ये सर्जरी कितनी कामयाब है? ये सर्जरी ऑलमोस्ट लेस देन 1% इसकी कॉम्प्लिकेशन होती है, जो अपेंडिक्स से भी कम है, जिनको करना आता है। सबसे इम्पोर्टेंट कि आप जिसके पास जा रहे हो ये शुड बी एक्सपर्ट। हाँ। और उसका प्रोफाइल आप देखो, चेक करो उसने कितने ऑपरेशन किए हुए हैं, उसको कमांड है अपने उस पर, तो उसके रिव्यूज़ वगैरह देखो, तो तभी आप ये ऑपरेशन कराते हो। अब क्योंकि काफ़ी अवेयरनेस हमने डेवलप की है लोगों के अंदर, इसमें जो लोग एक्सरसाइज से, डाइट से चीज़ें नहीं कर सकते, तो उनके लिए सर्जरी एक नेमत है, क्योंकि आपकी शुगर वगैरह ख़त्म हो जाती है, आपकी इनफर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है। बहुत सारे लोग बांझपन कितना ज़्यादा है, आप यकीन करें, अभी मेरे पास परसों एक पेशेंट आई तो उन्होंने 18 साल बाद कंसीव किया था। अब देखिए 18 साल बाद किसी की औलाद हो जाए, शी वाज 122 उसकी वाइफ का वेट था, तो 75 पे आके उसने कंसीव किया और अब 2 बच्चे हो गए, तो ये एक बहुत ब्लेसिंग है। डॉक्टर साहब, ख़वातीन ज़्यादा मोटापे का शिकार होती हैं या फिर मर्द हज़रात? ख़वातीन ज़्यादा होती हैं, क्योंकि इसमें आपके जो हार्मोनल जो चेंजेस होती हैं, PCOS और साथ साथ हाइपोथायराइड भी फीमेल में ज़्यादा कॉमन है। उसमें क्या होता है कि आपके एक्स्ट्रा डेपोजिशन ऑफ फैट ज़्यादा होता है। दूसरा, आफ्टर प्रेगनेंसी आपकी फ़ैट इधर बहुत ज़्यादा होगी। तो एक और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, लोग आगे हम लोग BMI की तरफ देखते थे, जो बॉडी मास इंडेक्स है, आपके कद और आपके वजन की रेशो। जो नॉर्मल BMI था दैट वाज 23, 19 से 23 हो तो वो नॉर्मल होता है। अगर 26-27 हो जाए तो हम कहते हैं ओवर वेट है, 30 है हम कहते हैं ओबीज है, 35 मॉर्बिड ओबीज और 40 सुपर ओबीज। लेकिन अब ये क्राइटेरिया थोड़ा सा चेंज हो गया है। इवन अगर आपका वेट और BMI आपका थोड़ा भी है, लेकिन आपका पेट बड़ा हुआ है,
तो अगर आपकी वेस्ट फीमेल में 30 से ज़्यादा है और मेल्स में 35 से ज़्यादा है तो हम कहेंगे वो ओबीज है। और ये तमाम एज के लिए यही फॉर्मूला है? यही फॉर्मूला है। ये अगर आपका वेस्ट सर्कम्फ्रेंस आपकी 30 से ज़्यादा है इन केस ऑफ फीमेल्स और 35 इन केस ऑफ मेल्स। क्यों? क्योंकि ये जो फैट होती है, जो आपके पेट पे फैट है, दैट इज़ वेरी डेंजरस। ये आपके एक्ट लाइक अ मिसाइल्स ना, वो आपको पूरे आपके किडनी पे, आपके हार्ट पे, आपके बाकी जो ऑर्गन्स हैं उन पे वहाँ से हार्मोन क्रीच होते हैं और वो पूरा उसको सारा आपका मेटाबॉलिक जो सिस्टम है उसको डिस्टर्ब करती है। तो अच्छा डॉक्टर साहब, हमें सर्जरी के हवाले से बताइए कि ये सर्जरीज डिफरेंट टाइप्स की होती हैं क्या? कितना इसमें टाइम पीरियड लगता है और फिर हमारी बॉडी में चेंजेस क्या आते हैं? ये इन्हें हम कहते हैं बैरिएट्रिक सर्जरी। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपको डिफ्रेंशिएट करना चाहिए कि लाइपोसक्शन और बैरिएट्रिक सर्जरी में क्या फ़र्क है। कुछ लोग टमी टक लाइपोसक्शन को बैरिएट्रिक से कंफ्यूज करते हैं। लाइपोसक्शन वेट लॉस सर्जरी नहीं है। लाइपोसक्शन क्या होता है, छोटे छोटे होल्स होते हैं, वहाँ से आप फैट निकालते हो और आपकी कॉस्मेटिकली आप एक शेप बना देते हो बॉडी को। तो लाइपो से आपका 2-3 किलो 4 किलो से ज़्यादा वेट नहीं जाता, कोई जितना भी बोले आपको। और फिर डॉक्टर साहब अगर ज़्यादा खाएंगे, बदएहतियाती करेंगे और तो फिर आ जाता है। टमीटा कैसा होता है, अगर आपका पेट बहुत लटका हुआ है तो आप 110-115 kg के हो और अब जैसे मल्टीपल सिजेरियन होते हैं तो आपने पूरा वो कट लगाया, वो जो एक्स्ट्रा स्किन है निकाल दी, वो भी एक शेप देने के लिए करते हैं टमीटा। ये बैरिएट्रिक सर्जरी जो है ये वेट लॉस सर्जरी है। इसमें आपका 60-65% वेट 6 महीने में कम हो जाता है। इतना कहीं भी नहीं होता। अब इसमें मुख्तलिफ क्लासेस हैं। जो मोस्ट कॉमन जो ऑपरेशन है उसे कहते हैं स्लीव गैस्ट्रेक्टमी, लैप्रोस्कोपिक स्लीव गैस्ट्रेक्टमी। उसमें आप 70-80% जो मैदे का साइज़ है उसे कम कर देते हो। एक जो हार्मोन है ग्रिलिन, जिसको कहते हैं हंगर हार्मोन, उसको आप निकाल देते हो, जो आपके पैनक्रियास पे एक्ट करता है और आपकी इंसुलिन को नहीं निकलने देता। जब भी आपकी इंसुलिन नहीं निकलेगी तो आप जो कुछ खाओगे दैट इज कन्वर्टेड इनटू फैट्स। तो डॉक्टर साहब इससे सर्जरी जब हो जाती है फिर उसके बाद क्या एहतियात की जरूरत पड़ती है? बंदे का ऑटोमेटिकली डेफिनेटली थोड़ा खाने को दिल चाहता है या फिर वो एक तो वो जो हंगर हार्मोन निकला है उसकी वजह से आप थोड़ा खाओगे। दूसरा एक साइज आपका कम हो गया, आप जो इतना बड़ा स्टमक है इतना हो गया तो आपको कम हो जाएगा। अब इसका एक ड्रॉबैक है कि इसमें आपको एहतियात करनी पड़ती है। अगर आप स्लीव में एहतियात नहीं करोगे तो पूरी दुनिया में यही प्रॉब्लम आ रहा है कि 4-5 साल बाद आपका वेट दोबारा बढ़ सकता है, क्योंकि स्टमक इज़ लाइक अ बैग। ठीक है, अगर आप उसको भरे जाओगे तो ऑब्वियसली होगा। तो इसलिए लाइफस्टाइल चेंज करना सबसे इम्पोर्टेंट है। नंबर 2, अब और जो ऑपरेशन है वो है दैट इज़ कॉल्ड रोएनवाई गैस्ट्रिक बाईपास। ये सबसे पुराना ऑपरेशन है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं अमूमन उन लोगों में करता हूँ जिनको डायबिटीज़ बड़ी पुरानी हो। अब जो नए आ गए हैं उसे एक मिनी गैस्ट्रिक बाईपास है और एक सासी ऑपरेशन है। सासी कहते हैं सिंगल एनास्टोमोसिस स्लीव वाली, और बाईपास है मिनी गैस्ट्रिक बाईपास में इसमें वेट लॉस ज़्यादा होता है लेकिन मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, यानी आपको सारी उम्र आपको विटामिन्स लेने पड़ते हैं, लेकिन वेट लॉस अच्छा रहता है। आप खाते भी हो वो वेट मेंटेन रहता है। आजकल मतलब मैं काफ़ी लोगों का ये कर रहा हूँ, ये दोनों ऑपरेशन। और सासी तो दुनिया में को 8-9 लोग करते हैं, तो आई एम वन ऑफ देम। पाकिस्तान में और नहीं करता। हमें ये बताइए कि ये जितने भी लोग आपके पास आते हैं मोटापे के इलाज के लिए, ये मोटापा जो आ जाता है ये जेनेटिकली भी होता है? क्योंकि कुछ लोग शिकायत कर रहे होते हैं कि हम पानी भी पिए तो हमें लगता है, और कुछ लोग इतना खाते हैं और वो नॉर्मल रहते हैं। बेसिकली उसमें मेटाबॉलिज्म जो होता है, जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जेनेटिकली जिनका वेट जो है बहुत ज़्यादा वो नहीं बढ़ता डिस्पाइट के बहुत खाते हैं। एक ही घर में भी डिफरेंट लोग होते हैं। सपोज मैं आपको बताऊं, मेरा बेटा है वो इतना खाता है वेट नहीं बढ़ता। जो बेटी है वो थोड़ा सा खा ले उसका वेट बढ़ जाता है। डॉक्टर साहब, ये लड़कियों के साथ वैसे अक्सर ही प्रॉब्लम होता है, वो बेचारियां इसी परेशानी में फीमेल्स और ये चीजें होती हैं। तो इसलिए ये आप कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब लेकिन आपको मेंटेन करना पड़ता है। यू हैव टू चेंज योर लाइफस्टाइल। आप ये करोगे, सर्जरी इज वेरी सेफ। जिनको करना था मैंने आगे बताया, लेस देन 1% है इसके। और अगर आप अपने विटामिन मिनरल्स आप लेते हो, तो अगर जो लोग वेट कम अपना डाइट और एक्सरसाइज से नहीं करते तो उनके लिए तो ब्लेसिंग है। आपकी शुगर खत्म हो जाए, दुनिया में शुगर खत्म करने का एक ही तरीका है। अच्छा डॉक्टर साहब, बड़ा अहम सवाल, किसी भी एज में सर्जरी हो सकती है आपकी और किसी भी बीमारी के साथ हो सकती है कि नहीं? सबसे इम्पोर्टेंट है जो एज लिमिट है, मैंने 5 साल से लेके 80 तक की हुई है, 80 साल तक। ठीक है, और उसमें बड़े बड़े वो भी हैं, ऐसे सिंड्रोम्स भी हैं, वो ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनको सबसे इम्पोर्टेंट है आपने देखना है कि उसे कोई मेटाबॉलिक प्रॉब्लम तो नहीं है। सपोज थायराइड प्रॉब्लम है, किसी का थायराइड प्रॉब्लम है तो पहले आप उस थायराइड फंक्शन को नॉर्मल पे लाओगे। ठीक है, किसी के हार्ट वाले इश्यूज हैं तो आपने पहले उसको करेक्ट करना है। तो आपने सर्जरी तब करनी है कि जब आपका एनेस्थीसिया वाला और जो आपके एंड एक टीम वर्क होता है बेसिकली वो आपके वो क्लियर आ रहे हैं, आपकी जो पूरा आपने मेटाबॉलिक जो वर्कअप उसका किया है वो ठीक है, तो देन यू गो फॉर सर्जरी।
तब या फिट है फिर नहीं प्रॉब्लम होती। तो इसलिए अगर आपको नहीं जी नहीं आओ जो कल कर देंगे तो वो फिर होता है, अनलेस कोई बंदा फिट हो तो वो तो ठीक है ना, आपको पता है कि इसको कोई और ऐसे इश्यूज नहीं आ रहे तो यू कैन गो एड और आप कर सकते हो सर्जरी। लेकिन अगर किसी को ऐसे इश्यूज हों तो आपको पहले उनको कंट्रोल करना पड़ता है। सपोज एक अगर पेशेंट मेरे पास आता है वो 150 उसका किलो वजन है, हार्ट में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, चेक किया, वो कहते हैं मुझे एंजाइना भी, मैंने उसको कार्डियोलॉजिस्ट को भेजा, उसने पहले एंजियोग्राफी करके उसके स्टेंट डाल दी, अब उसका हार्ट ठीक है तो अब आप उसको लेके जा सकते हो सर्जरी पे। तो आपको पूरा वर्कअप करके तब भी हमेशा आप प्लान करोगे तो फिर आपका प्लान फेल नहीं होता ना। अगर हम मोटापे से बचना चाहते हैं क्या करें? सबसे पहले अपनी सोच तब्दील करें, सबसे पहले अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। अगर आप एटलीस्ट मैं कहता हूँ पूरे दिन में 1 घंटा अपने आप को दे दो तो यू विल बी फिट। चीजें भी आप बताओ, चे और बे वाली चीजें बंद कर दें, चावल, चीनी, चिकनाई, चॉकलेट, चिप्स, चपाती, बे से बर्गर, बंद, बोतल, बेकरी आइटम। लोग कहते हैं क्या खाएंगे, मैंने कहा बहुत चीजें, आप दालें लो, सलाद लो, फ्रूट लो, आप बारबेक्यू लो, आप ओट्स ले सकते हो। तो अगर आप ये लोगे, आप 10,000 स्टेप्स करो डेली, आप करते हो तो आप ठीक रहते हो। मतलब आपने काउंट करना है, अगर मिस भी हो गए तो 2000 में ऐप्स मौजूद हैं जो आपके कदम गिनती रहती हैं, तो ये एक सिंपल है। अगर आप जो बंदा चलता है ना अपने आप को 1 घंटा देगा ना, वो कुछ भी नहीं होता उसको। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए और हमें और हमारे देखने वालों को बताने के लिए कि मोटापे से कैसे बचा जा सकता है, और अगर खुदा ना खास्ता आप पे मोटापा आ गया है तो उसका इलाज भी मौजूद है। आपने मुझे इजाजत देनी है, इंशाल्लाह कल सुबह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने